हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह है ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसका प्रभाव। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो पढ़ाया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण। आज मैं आप लोगों को ब्रिटिश भू राजस्व नीति पढ़ाऊंगा। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा? ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ब्रिटिश भू राजस्व नीति। आज हमारा चैप्टर है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व नीति को शुरू करने से पहले मैं एक चीज थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी और 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अगर यह कंपनी देखा जाए तो वह व्यापारिक पूंजीवाद अर्थात व्यापार के बहाने आर्थिक लूट कर रहा था। भारत में व्यापार के बहाने आर्थिक लूट कर रहा था। यहां से ज्यादा धन को लूटना उन लोगों का उद्देश्य था। अगर हम लोग 1813 के बाद देखें तो ब्रिटेन का उद्देश्य था कि भारत को जो है लंकाशायर और मैनचेस्टर की वस्तुओं का आयातक देश बनाना और भारतीय जो कच्चा माल है, अच्छा माल है, वो ब्रिटेन के कल कारखानों तक पहुंचना। और 1860 के बाद जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद धन आया, उस धन से जो वहां के जो इन्वेस्टर्स थे वो भारत में आकर वैसे उद्योगों में इन्वेस्ट करना शुरू किए जहां उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे वित्तीय बाजार में बीमा, बैंकिंग, शेयर बाजार, जहाजरानी उद्योग, बागवानी उद्योग, ये सब में वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट किया और यहीं से श्रमिकों का शोषण भी शुरू हुआ। तो यह एक छोटा सा जो है ब्रीफ है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में स्पष्ट कर रहा है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रिटिश भू राजस्व नीति देखें। एक चीज और देखिएगा कि इन लोगों ने इतना लूटा पैसा को, जैसे क्लाइव तो जानते ही होंगे। क्लाइव 34 साल की अवस्था में भारत से यहां से वापस गया था और कहा जाता है कि वो 40 इतना धन लेके गया था कि 40,000 पाउंड प्रति वर्ष उसको सिर्फ यहां से ले जाने वाले धन पर उसको ब्याज मिल रहा था। मतलब क्लाइव जो है यहाँ से 34 वर्ष की अवस्था में यहाँ से वापस गया था इंग्लैंड और 40 इतना धन कमा के गया था कि उसको प्रति वर्ष 40,000 पाउंड का बैठे बैठाए घर में जो है ब्याज से आय होता। तो इतना ये धन लेकर गए थे। आखिर ब्रिटिश ने भू राजस्व नीति पर क्यों जोर दिया? पहला क्वेश्चन यह कि ब्रिटिश ने भू राजस्व नीति पर क्यों जोर दिया, क्या कारण था? मालगुजारी पर उस अंग्रेजों ने सबसे पहले ध्यान क्यों दिया? देखिए, मालगुजारी पर इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया या कृषि भू राजस्व पर इसने जो है ध्यान इसलिए दिया क्योंकि जो यहाँ का अंग्रेज जो सैन्य विजय कर रहे थे, भारत में, या यहाँ का जो प्रशासनिक खर्च था, यहाँ का न्यायिक खर्च था, जो सैनिक को या प्रशासक को ऊंचा वेतन देता था, या भारतीय सामान को दस्तकारों से जो सामान खरीदते थे उसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा यहाँ से मालगुजारी से ही आएगा, यहाँ के भू राजस्व से ही आएगा। यही कारण था कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा मालगुजारी पर ध्यान दिया, क्योंकि शिल्प या दस्तकारी उत्पादन को उसका एक ही लक्ष्य था कि इसको नष्ट कर देना है। क्योंकि ब्रिटिश कारखानों में बनी माल का भारत का शिल्प उत्पादन प्रत्युत्तर नहीं कर सके, तो शिल्प उत्पादन को तो उन्होंने समाप्त कर दिया। तो मालगुजारी पर इन सब कारणों से जोर दिया गया। तो आप समझ गए होंगे कि मालगुजारी पर क्यों अंग्रेजों ने जोर दिया।
1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव बंगाल का दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का दूसरी बार गवर्नर जनरल बनकर आया 1675 में। जब लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने क्या किया कि भू राजस्व वसूलने का जो काम था वह भारतीय अधिकारियों को ही सौंप दिया, लेकिन भारतीय अधिकारियों को ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में रखा। ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में रखा, यह काम इसने किया था। एक मैं आपको डाटा दे रहा हूं कि बंगाल से जो राजस्व भू राजस्व आता था उसका एक डाटा है, उसको पहले मैं सोचता हूं क्लियर कर दूं। 1722 में 1,40,90 इतना रुपया भू राजस्व से आता था। 1764 में देखिएगा तो भू राजस्व से जो राशि आती थी वह लगभग इतना आती थी, और 1772 में देखिएगा तो 2,34 जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भू राजस्व की राशि आती थी 1722 ईस्वी में वो 1,40,90,000 रुपया। 1764 में 1,81,80,000 रुपया। 1772 में 2,34,100,000, मतलब इतना रुपया जो है आपको भू राजस्व से मिलता था बंगाल से। तो कहने का अर्थ कि बंगाल में रिसोर्स बहुत ज्यादा था भू राजस्व के रूप में। तो लॉर्ड क्लाइव ने इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। लॉर्ड क्लाइव ने ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में भारतीय अधिकारियों को भू राजस्व देने का अधिकार, वसूलने का अधिकार दे दिया। क्योंकि भारत में परंपरागत अधिकार भी यही था कि यहाँ का जो ग्राम का प्रधान होता था वह ग्राम पंचायत की सहायता से जो है भू राजस्व वसूलता था, फिर जो है वह अपने से ऊपरी अधिकारी प्रांतीय शासक या केंद्रीय शासन सरकार को दे देता था। तो लॉर्ड क्लाइव ने इसमें कोई विशेष छेड़छाड़ नहीं किया, भारतीय अधिकारियों से ही जो है जो नवाब के अधिकारी थे उनसे भू राजस्व वसूलवाया, लेकिन नियंत्रण ब्रिटिश कंपनी का था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन था, और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है 1772 ईडी में, तो उसने सबसे पहला जो काम किया वह यह काम किया कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया और जो है बंगाल को अपने ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में ले लिया, और सबसे पहला ध्यान मालगुजारी पर दिया। मालगुजारी का अर्थ हुआ भू राजस्व। मालगुजारी पर सबसे पहले ध्यान दिया। लॉर्ड क्लाइव जो भी नीति चला उसका प्रभाव 1765 से 1772 तक कोई ठीक ठाक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लगान जो है किसानों से काफी मनमाना वसूला गया, और इसके कारण बंगाल में किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो ये काफी खराब स्थिति थी। इन सब स्थितियों को देखते हुए जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो 1772 में फार्मिंग सिस्टम शुरू किया। फार्मिंग सिस्टम या 5 साला सिस्टम लाया। इसको इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता है। जो ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व का लगान देगा उसी को जो है भू राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन यह भी सिस्टम ज्यादा बंगाल में फायदा बंद नहीं किया, काफी विद्रोह होने लगा और कृषि उत्पादन भी घट गया, कंपनी को उतनी आय नहीं हो पा रही थी। तो फिर 1776 ईडी में वारेन हेस्टिंग्स ने लाया 1 साल का सिस्टम, और ये भी इसमें जमींदारों को जो है अधिकार दे दिया गया कि जमींदार जो है भू राजस्व वसूलेंगे और वह जो है ब्रिटिश कंपनी को दे देगा। ये सब काम हो रहा था। इसी सब देखते हुए 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक राजस्व समिति का गठन किया, राजस्व समिति का स्थापना किया भू राजस्व की वसूली के लिए। लेकिन इस सब चीज का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। एक थे सर जॉन सोर, एक का नाम था उनका सर जॉन सोर। सर जॉन सोर ने एक अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट लाया। अस्थाई बंदोबस्त 1789 में ईडी में इसने एक अस्थाई बंदोबस्त का कॉन्सेप्ट लाया। यह अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ करने की बात की गई। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ करने की बात की गई? जमींदारों के साथ की गई। इसके पीछे कारण यह था कि यह ब्रिटेन का फॉर्मूला लाया गया। जो अस्थाई बंदोबस्त लाया गया जिसके प्रवर्तक सर जॉन सोर थे,
उन्होंने ब्रिटेन में एक फॉर्मूला देखा। ब्रिटेन में कृषि का जो सेंट्रल पावर था वो वहां के जमींदार थे। बात को समझिएगा, कृषि का जो इंग्लैंड में जो कृषि का सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति थी, वो वहां के जमींदार थे। जमींदार जो है वहां के भूमि के मालिक होते थे और कृषि वहां काफी खुशहाल अवस्था में चली गई। तो सर जॉन सोर ने भी यही सोचा कि भारत में, बंगाल में भी हम लोग इसी को लागू कर देते हैं। अगर जमींदारों को हम लोग से राजस्व वसूलते तो जमींदार जो है कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे। यह सर जॉन सोर का सोचना था। लेकिन जो है एक यह भी था कि अगर देखा जाए तो इसके 3 उद्देश्य थे। एक तो कंपनी ने अब तक यह देखा कि जो अब तक जो भी भू राजस्व की नीति थी वह जो है एक निश्चित आय नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि एक निश्चित आय के बदले में जमींदारों को जो है भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाए। कंपनी को इतना फिक्स आय हो कि कंपनी जो है अपना दिमाग और भी कामों में लगा सके। मतलब द्वितीय सुरक्षा। दूसरा है कि चतुराई भरी, इसको राजनीतिक बुद्धि भी कहा जा सकता है। चतुराई भरी राजनीतिक बुद्धि भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम एक ऐसा वर्ग तैयार कर लेते हैं, जमींदार वर्ग, जो यहाँ का भू राजस्व वसूले, तो वह ब्रिटेन का समर्थक वर्ग होगा। और कोई किसान बलवा करेगा या विद्रोह करेगा तो ये जो जमींदार वर्ग है ये हमें सपोर्ट करेगा। ये 2 कारण था। तीसरा कारण यह भी था कि अभी कंपनी के पास उतना अफसरों, प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या ज्यादा नहीं थी और उसे भारतीय अधिकारियों पर ही निर्भर रहना पड़ता, और भू राजस्व वसूलने का इसको कोई अनुभव ही नहीं था कंपनी को। तो इन सब कारणों से जो है जो गवर्नर जनरल थे भारत के उस समय, सर कॉर्नवालिस, उनका नाम था कॉर्नवालिस, उन्होंने भू राजस्व की एक पद्धति लाया। उसका नाम है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यह 1790 में उन्होंने शुरू किया था और यह 10 साल के लिए शुरू किया था। कितने साल के लिए शुरू किया गया था? और यह जमींदार के साथ किया गया। यह जमींदार के साथ किया गया। ब्रिटेन में यह था कि जमींदार जमींदार होते थे, लेकिन भारत में क्या था, जो जमींदार की स्थिति थी वह किसान के सामने तो जमींदार होते थे, लेकिन कंपनी के सामने उनकी स्थिति बटाईदार की थी। जो स्थिति जमींदार के सामने किसान की थी वही स्थिति कंपनी के सामने जमींदार की थी। इसलिए ब्रिटेन के जमींदार से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारी का तुलना नहीं किया जा सकता। यह क्लियर आप समझ लीजिएगा। यह 10 साल के लिए लाया। और अस्थायी बंदोबस्त के प्रवर्तक कौन थे? सर जॉन सॉर। लेकिन 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसको अस्थायी कर दिया, इसलिए इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, विश्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, मालगुजारी प्रथा भी कहा जाता है, इस्तेमरारी भी कहा जाता है। इसके नाम है जो पूछा जा सकता है आपसे कि इसके कौन कौन नाम है। तो अस्थायी बंदोबस्त का नाम विश्वेदारी प्रथा भी है, मालगुजारी प्रथा भी है, इस्तेमरारी प्रथा भी है, जमींदारी प्रथा भी है, जागीरदारी प्रथा भी है, और अस्थायी बंदोबस्त तो है। परमानेंट सेटलमेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। यह जो है जमींदारों के साथ किया गया, निश्चित अवधि के लिए किया गया। अगर निश्चित अवधि तक आप लगान नहीं दीजिएगा तो आपका जमींदारी जब्त कर दिया जाएगा। जैसे 1794 में सुजास्त कानून लाया गया कि जमींदारों को निश्चित अवधि तक जो है लगान आपको ब्रिटिश कंपनी को दे देना होगा। इसको सुजास्त कानून कहा गया, और नहीं तो आपकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी 1794 में। इसका जो भू राजस्व का निर्धारण का वर्ष था 1790, 1790 से 1791 आधार वर्ष था। भू राजस्व की जो वसूलने का आधार वर्ष था क्या था? 1790 से 1791 तक था। यह जमींदारों के साथ किया गया था, निश्चित अवधि के लिए किया गया था, और निश्चित लगान की मात्रा इनको देना था। ये जमीन को रख सकते थे, बेच सकते थे, दान दे सकते थे, दोनों काम कर सकते थे, बेच भी सकते थे, दान भी कर सकते थे। उसके बाद इन पर इनका अधिकार जो तो वंशानुगत था, पैतृक था, और हस्तांतरणीय भी था। पैतृक इसलिए था
कि अगर लगान दे रहे हैं तो पैतृक है, अगर लगान नहीं दे रहे हैं तो उनको बेचना पड़ेगा, तो यह हस्तांतरित हो जाएगा। तो ये सब जो है यह किया गया। जमींदार जो है किसानों से लगान वसूलेंगे और 10/11 हिस्सा यह जो है किसानों, यह ब्रिटिश कंपनी को दे देंगे और जमींदार 1/11 हिस्सा अपने पास रख लेंगे। कहने का अर्थ कि भू राजस्व से जितना वो वसूलेंगे उसका 89% हिस्सा कंपनी को देंगे और 11% हिस्सा अपने पास ये रख लेंगे। यह है अस्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ सूचना। यह जो है अस्थायी बंदोबस्त कहां कहां लागू किया गया, तो बंगाल में लागू किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, उसके बाद बनारस और गाजीपुर, ये सब जगह जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कुल ब्रिटिश क्षेत्र में 19% क्षेत्र में जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। यही है आपको अस्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, और इसी से प्रारंभिक परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाएगा इसी के अंतर्गत, जो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यह अस्थायी बंदोबस्त कंपनी ने क्यों किया, क्या कारण था, उससे उसको क्या फायदा हुआ कंपनी को? तो कंपनी ने यह सोचा कि हमें जो है एक निश्चित आय मिलता रहेगा, एक निश्चित आय मिलेगा, और फिर जो है हम दूसरा काम में अपना जो है अन्य काम में बुद्धि लगा सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। दूसरा है कि एक ऐसा राजनीतिक समर्थक वर्ग तैयार होगा जो हमें भारत में होने वाले विद्रोह से बचाएगा, और यह संभव भी हो सका क्योंकि बंगाल में जो निरंतर विद्रोह हो रहे थे तो इन जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, और 1857 के विद्रोह में भी इन स्थानीय जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था बढ़ चढ़कर। तो ये सब इसके फायदा हुआ। उसके बाद हुआ कि कृषि का वाणिज्यीकरण होगा, जो क्योंकि कृषि जो लगान वसूला जाएगा वो नगद में लिया जाएगा, तो कृषि का मौद्रीकरण होगा, वाणिज्यीकरण होगा, ये सब इसके थे। उसके बाद जो था कि इससे जो है किसानों की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो जो इंग्लैंड की जो वस्तु है उसका निर्यात भी बढ़ेगा, मतलब इंग्लैंड की वस्तु का भारत में आयात बढ़ेगा क्योंकि यहाँ के किसान समृद्ध होंगे। यह सब चीज कॉर्नवालिस ने सोचा था, लेकिन ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिला। आय तो निश्चित हो गया, लेकिन उससे जो है कंपनी, यह नहीं हुआ कि बंगाल में जो है आप कह सकते हैं कि किसानों की समृद्धि बढ़ी, यह चीज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम देखते हैं इसको कि इससे क्या 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 मतलब घाटा हुआ, तो देखिएगा सबसे पहला घाटा हुआ कि सूर्यास्त कानून आया, सूर्यास्त कानून 1794 का। तो 1794 का जो कानून था इसमें यह था कि अगर जमींदार निश्चित समय तक भू राजस्व लगान नहीं देंगे कंपनी को तो उनका जमींदारी जब्त कर दिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन पुराने जमींदार जो है वो समाप्त हो गए और उसकी जगह पर नए जमींदार आ गए। ये नए जमींदार जो थे वो शहर में रहते थे और ये साहूकार होते थे, और इनको भारतीय ग्रामीण जीवन से इनको कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ जो है यहां से लगान वसूली का काम करते थे और मनमाना लगान वसूलते थे। सरकार को जो तो फिक्स था, लेकिन किसानों से ये मनमाना लगान वसूलते थे। और यह सोचा गया था कि गांव की अर्थव्यवस्था में वाणिज्यीकरण होगा, मौद्रीकरण होगा। उल्टा यह हुआ कि गांव का पैसा अब शहर की ओर जाने लगा, और ये जो जमींदार, नए जमींदार थे, वो दूरवर्ती जमींदार थे। वो क्या थे? दूरवर्ती जमींदार थे। इनको अनुपस्थित जमींदार भी कहा गया क्योंकि ये गांव में नहीं रहते थे, क्योंकि गांव के थे ही नहीं, शहर के थे, पैसा से जमींदारी खरीदे थे और अपने जो है लठैत इस सब के बल पर जो है वहां किसानों से मतलब लगान वसूलते थे। तो यह सब जो है देखने को मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो ऊपर के स्तर पर जमींदारी प्रथा आ गया था, सामंतवादी प्रथा आ गया था, एक तरह से सामंतवाद आ गया था। नीचे के स्तर पर कृषि दास्ता आ गया था, किसानों की स्थिति दास्ता की हो गई। दूसरा यह चीज कि इसमें जो है मोटा अनाज को हतोत्साहित किया गया, उत्पादन को, मोटा अनाज के उत्पादन को हतोत्साहित किया गया और बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रश्रय दिया गया। तो इसके कारण क्या हुआ कि मानवजनित अकाल आ गया, क्योंकि मोटा अनाज कुछ भी था तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता था।
तो यह सब जो है इसका डिमेरिट्स था अस्थाई बंदोबस्त का। होम्स एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे एक दुखद भूल कहा है। होम्स ने क्या कहा है? एक इसे दुखद भूल कहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे भारत के, उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो हृदय से चाहता है कि यह व्यवस्था बनी रहे और जनता पर दबाव बना रहे। यह लॉर्ड विलियम बेंटिक का कहना था। कहने का अर्थ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक समझ रहे थे कि भारत का जो जमींदारी वर्ग है वह चाह रहा है कि व्यवस्था बनी रहे और यहाँ के लोगों पर दबाव बना रहे। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा। तो यह है आपका डिमेरिट्स जो है परमानेंट सेटलमेंट का। देखिए इसके कारण क्या हुआ कि किसान और जमींदार में काफी संघर्ष होने लगा। किसान और जमींदार में काफी संघर्ष बढ़ गया। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, किसान और जमींदार में कैसे संघर्ष बढ़ा। देखिए सबसे पहला जमींदार जो जमींदार थे, जो जमींदार आए थे, उनका जो है जमीन की सीमा क्या है इसका कोई निर्धारण नहीं किया गया था। जमीन का सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था, यह पहली समस्या। तो जमीन का सीमा का जो निर्धारण नहीं किया गया था तो इससे क्या होता था कि एक तनाव बनता था। जैसे कभी चारागाह की भूमि हुई, कोई मैदान हुआ या कोई वन क्षेत्र है, तो इस पर जो है परंपरागत अधिकार किसानों का था, लेकिन जमींदार कहते थे कि नहीं ये मेरा है, तो और उसके बदले में वो कुछ शुल्क वसूलते थे अपने लठैत के माध्यम से। तो जमींदार और किसान के बीच संघर्ष काफी बढ़ा। दूसरा यह था कि जमींदारी व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त में यह था कि कहा गया था कि जो है पट्टा देना जमींदारों को किसानों को जोड़िए। पट्टा का अर्थ हुआ कि इस या यहाँ पर खेती इतना कीजिए और आप जो है इसके बदले में भू राजस्व दीजिए। जमींदार किसानों के साथ पट्टा लिखवाएंगे कि यह क्षेत्र पर आप खेती कीजिए और बदले में जो है आप हमको लगान दीजिए। लेकिन जमींदारों ने ऐसा नहीं किया, किसानों से पट्टा का जो है सौदे पट्टा नहीं लिखवाया। तो इसके कारण बाद में काफी तनाव बढ़ा। 1859 में जब अंग्रेजों ने रेंट कानून लाया, और इस रेंट कानून का विरोध सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बंगाल और झारखंड की सीमा संथाल जो रहते थे उन्होंने किया। संथालों का कहना था कि हमारे यह जो जमीन है यह तो पैतृक अधिकार है मेरा, और सरकार का कहना था कि नहीं रेंट है। और चूंकि जब जमींदारी व्यवस्था लाया गया था तो इन क्षेत्रों को जमीन का निर्धारण नहीं किया गया था। इसी कारण देखिएगा संथाल विद्रोह जो है इस क्षेत्र में काफी तेजी से हुआ। वह विद्रोह होने का कारण पट्टा ही था, क्योंकि पट्टा पर सरकार का नियंत्रण नहीं था, जमींदारों पर दबाव नहीं डाल सकता था कि ऐसा तुम करो किसानों के साथ। और इसी के कारण जो है 1859 का जो है रेंट कानून का विरोध जो है लागू हुआ संथाल क्षेत्रों में, तो संथाल में काफी बलवा हो गया। फिर देखिएगा इन जमींदारों ने यहीं तक बात नहीं छोड़ा, जमींदार आगे बढ़ गए और बाद में किसानों से मनमाना लगान वसूलने लगे। तो इसके लिए सरकार को जो है बंगाल किराएदार अधिनियम लाना पड़ा। बंगाल किराएदार अधिनियम लाना पड़ा या बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाना पड़ा 1885 में। और इसका पर्पस यही था कि जो किसान और जमींदार थे उनके अधिकारों की सीमा को निर्धारित करना, जमींदार और किसान की सीमा को निर्धारित करना, ताकि वह आपस में लड़ाई संघर्ष ना करे। जमींदारी व्यवस्था लाने से कानूनी विवादों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी, और कानूनी विवाद की संख्या इसलिए बढ़ी क्योंकि पट्टा जमींदारों ने किसानों से नहीं लिखवाया, क्योंकि सरकार का भी नियंत्रण नहीं था जमींदारों पर। तो इस सब कारण से और 1859 का रेंट कानून आ गया, तो ऐसे क्षेत्रों में भी सरकार ने रेंट लगाना शुरू कर दिया, जमीन से लगान लेना शुरू कर दिया कि जहां पर वहां के लोगों का पैतृक अधिकार था। तो विद्रोह होना स्वाभाविक था, इसलिए जो है न्यायालय में केसों की संख्या काफी बढ़ गई थी। यही सब है आपका परमानेंट सेटलमेंट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। क्योंकि ब्रिटिश भू राजस्व 3 प्रकार की नीतियां लाए थे। पहला था जमींदारी व्यवस्था, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं, विश्वेदारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, जमींदारी भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब, मद्रास, उत्तरी कर्नाटक और बनारस और गाजीपुर में लागू हुआ था। अब जो है हम लोग कल जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे।
तीन प्रकार की भू नीतियां थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महलवारी। तो अस्थायी बंदोबस्त आज आपका कंप्लीट हो गया, कल रैयतवारी हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे महलवारी भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन पहले हम लोग रैयतवारी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।